Hello guys, welcome to our new lecture. So in today's topic we are going to talk about anticoagulations in hemodialysis. तो जो भी हम एंटीकोगुलेशंस यूज़ करते हैं हीमोडायलिसिस के अंदर उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक. तो कुछ लेक्चर इस प्रकार से रहेगा. पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एंटीकोगुलेशन क्यों नेसेसरी रहते हैं, एक आइडियल एंटीकोगुलेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर हम जो हीमोडायलिसिस में कौन से एंटीकोगुलेंट्स कॉमनली यूज़ करते हैं, फिर जो कॉमनली यूज़ करते हैं उसके अलावा कुछ जो एंटीकोगुलेंट्स के अल्टरनेटिव्स हमारे सामने रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर इनको मॉनिटर किस प्रकार से कर सकते हैं. तो इन सब पॉइंट्स को लेके हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे. तो लेट्स फर्दर. सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन. तो एंटीकोगुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स यूजिंग मेडिकेशन नोन एज एंटीकोगुलेंट्स. तो एंटीकोगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं मेडिकेशंस की हेल्प से. एंटीकोगुलेशंस आर मेडिकेशंस, मतलब कुछ दवाइयाँ ही हैं एक हिसाब से जो क्लॉट बनने से प्रिवेंट करते हैं, क्लॉट बनने नहीं देती, रोकती है उसको. हीमोडायलिसिस इन्वॉल्व्स फिल्टरिंग ऑफ पेशेंट्स ब्लड थ्रू एन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट. अब हमारा जो हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर है वो ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम हीमो माने कि ब्लड और डायलिसिस. तो डायलिसिस हीमोडायलिसिस जब भी हम कर रहे हैं हमारा ब्लड मैक्सिमम टाइम पेशेंट का ब्लड जो होगा वो बॉडी से बाहर रहेगा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट. एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट माने कि जो आपकी ब्लड ट्यूबिंग है उसके अंदर रहता है. तो अब जब बॉडी से बाहर रहेगा ब्लड और ट्यूबिंग के अंदर सर्कुलेट करेगा तो उसके क्लॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो इस कारण से हम एंटीकोगुलेशन पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. अब नॉर्मली क्या रहता है कि जब भी हमारा ब्लड होता है, जब हमारी नॉर्मल वेसल्स के अंदर वो मूव करता है तो उसमें क्लॉटिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस नहीं है, और कोई ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा जो कॉम्प्लीमेंट और जो क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा. बट क्योंकि जब हम डायलिसिस कर रहे होते हैं पेशेंट्स के अंदर तो मैक्सिमम टाइम ब्लड हमारा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट यहाँ की ब्लड ट्यूबिंग के कंटेक्ट में रहता है, तो जो हमारा एक्सटेंसिंग पाथवे होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो क्या करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण फिर कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण फिर क्लॉटिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे. पर उससे पहले एक चीज़ ये हमें ज़रूरी पता होनी चाहिए कि हम एंटीकोगुलेशन पेशेंट्स के अंदर दे रहे हैं, अगर हम ना दें पेशेंट्स को तो फिर इसका नुकसान क्या रहेगा. तो इसका नुकसान मेजरली यही है कि क्या हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज हमको फेस करने पड़ेंगे अगर क्लॉटिंग हो गया पेशेंट का ब्लड का, अगर एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट में. तो सबसे ज़्यादा तो ब्लड लॉस होगा पेशेंट का. अब अगर ब्लड ही क्लॉट हो गया तो ब्लड लॉस तो निश्चित है, क्योंकि फिर जो ब्लड ट्यूबिंग में रहेगा वो तो क्लॉट हो चुका है, उतना पेशेंट में ब्लड वापस हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे. और इसका सबसे बड़ा मतलब दुर्भाग्य यही रहेगा क्योंकि हमारे जितने भी पेशेंट्स होते हैं किडनी वाले वो सारे एनीमिक होते हैं, उनमें ऑलरेडी ब्लड का काफ़ी कम लेवल होता है, हीमोग्लोबिन उनका ऑलमोस्ट 10 से नीचे ही रहता है. इस केस में फिर हम ब्लड लॉस तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हमें एंटीकोगुलेशन पेशेंट्स को देने ही पड़ते हैं. फिर अगर आपका क्लॉटिंग रहेगा ब्लड डायलिसर और जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट है, तो अगर वो क्लॉटिंग रहेगा तो कहीं ना कहीं डायलाइजर में भी क्लॉट रहेगा. तो फिर जो हमें सोल्यूट क्लियरेंस हमने अचीव करना था, जितना एफिशिएंसी से हम सॉल्यूट्स को क्लियर कर पा रहे थे, जितना अच्छे से हम डिफ्यूज़ कर पा रहे थे, वो हम नहीं कर पाएंगे. तो इससे फिर हमारा क्लियरेंस भी रिड्यूस हो जाएगा. और मान लीजिए अगर हमने 4 घंटे का ट्रीटमेंट देना था पेशेंट को और अब दुर्भाग्यवश हमारा जो सेट है वो क्लॉट हो गया और हमें 2 घंटे के भीतर ही डायलिसिस बंद करना पड़ रहा है. तो जो एक अल्ट्राफिल्ट्रेशन गोल हमने सोचा था कि हमें पेशेंट का 2 लीटर या 2000 ml यूएफ मतलब निकालना है, तो वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 घंटे में 2 लीटर या 2000 ml निकलना था. अब 2 घंटे में तो सिर्फ एक 1000 या 1 लीटर ही निकल पाएगा. तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस रहता है. इस कारण से हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते क्लॉटिंग, इसलिए हमें एंटीकोगुलेशन देने पड़ते हैं. सो नाउ व्हाट, तो इसीलिए फिर एंटीकोगुलेशन ज़रूरी है. एंटीकोगुलेशन क्या है? व्हेन ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद फॉरेन सर्फेसिज लाइक द डायलिसिस मशीन और डायलिसिस ट्यूबिंग, इट कैन ट्रिगर क्लॉट फॉर्मेशन विच वुड ब्लॉक द मशीन एंड रिड्यूस डायलिसिस एफिशिएंसी. इनकी आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि जब मशीन के कंटेक्ट में आता है तो क्लॉट फॉर्मेशन होता है मशीन में, और फिर इसके कारण हमारी जो डायलिसिस की एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी हद तक गिर जाती है. ऑब्जेक्टिव्स एंटीकोगुलेशन के, हमें क्यों एंटीकोगुलेशन यूज़ करना है, ताकि हम क्लॉटिंग को सर्किट में प्रिवेंट कर पाएँ, क्लॉटिंग ना हो. हम अपने फिल्टर की जो
परफॉर्मेंस है, उसकी जो लाइफ है उसको प्रिजर्व कर पाएँ, हम सर्किट सर्वाइवल को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ, और ब्लड लॉस जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको प्रिवेंट कर पाएँ। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद अब बात करते हैं एक आइडियल एंटीकोगुलेंट की क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आइडियल एंटीकोगुलेंट की प्रॉपर्टीज़ है कि वो कोई भी हाल में फिल्टर क्लॉट होने से प्रिवेंट करें, तो ये तो बेसिक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है कि उसका जो शॉर्ट हाफ लाइफ, अब जितना हाफ लाइफ शॉर्ट रहेगा उतना ही उसका मतलब जो इम्पैक्ट होगा बॉडी के अंदर वो कम रहेगा। जैसे हेपरिन का शॉर्ट हाफ लाइफ होता है वो अराउंड 90 मिनट्स रहता है मैक्सिमम। तो हम चाहते हैं कि जो हम एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं वो हमारा सिर्फ एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट के अंदर तक ही रहे, पेशेंट के सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना आ जाए, क्योंकि अगर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है तो फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करता है। तो इसी कारण से हमें शॉर्ट हाफ लाइफ चाहिए एक आइडियल एंटीकोगुलेंट की। थर्ड पॉइंट इज़ शुड बी इजीली मॉनिटर्ड। हम उसके इफ़ेक्ट्स को, उसके इम्पैक्ट्स को जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर बाई चांस वो जा रहा है तो उसको भी हम अच्छे से मॉनिटर कर पाएँ, तो इसलिए इट शुड बी इजीली मॉनिटर्ड। फोर्थ इज़ हैव नो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स। पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद पेशेंट की बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स ना कॉज करे, तो वो भी एक पैरामीटर, एक आइडियल प्रॉपर्टी एंटीकोगुलेशन की हम देखते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है कि उसका कोई एंटीडोट होना चाहिए। अगर हमने दे दिया और हमें बाद में पता लग रहा है मॉनिटर पर करने पे कि भाई ये तो साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर रहा है, या ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज कर रहा है, या कुछ ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज़ जो पेशेंट्स के लिए आइडियल नहीं है। मान लीजिए पेशेंट सर्जरी करवा के आया था और गलती से हमने उसको हेपरिन एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, तो अब क्या करेंगे। तो उस केस में जैसे हेपरिन का एंटीडोट प्रोटामीन होता है, तो हम एंटीडोट हमें ज़रूरी चाहिए ताकि हम उसके इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर सकें। तो ये फिफ्थ पॉइंट था आइडियल एंटीकोगुलेंट का, पैरामीटर्स का। तो अब आगे बढ़ते हैं। जनरली क्या होता है, जब भी हमारा जो सर्किट के, जब भी हमारा जो ब्लड होता है ब्लड वेसल्स में मूव करता है तो कोई क्लॉटिंग का रिस्क नहीं रहता है, पर जब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट में आता है तो उसको ब्लड को पता लग जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं कि जब भी वो फॉरेन सब्सटेंस के कंटेक्ट में आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो क्लॉटिंग कैस्केड या जो कोगुलेशन कैस्केड होता है वो उसको ट्रिगर कर देता है। ऐसे फिर एक चेन रिएक्शन टाइप का स्टार्ट हो जाता है, जो फर्दर जितने भी हमारे को फैक्टर्स होते हैं जो कोगुलेशन कॉज करते हैं उन सबको एक्टिवेट करता हुआ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कोगुलेशन कैस्केड। कैस्केड माने कि एक काइंड ऑफ चेन रिएक्शन ही है। जैसे ये कैस्केड का एक एग्जांपल है, एक ट्रिगर हुआ उसने आगे वाले सभी को आगे एक्टिवेट करता गया, और इसका एंड रिजल्ट होता है कि लास्ट में हम स्टेबल फिब्रिन क्लॉट एक बन जाता है। तो एक्चुअल में भी यही होता है, जब भी हमारा इंट्रिंसिक सरफेस कंटैक्ट में कोई भी सरफेस कंटैक्ट, इस केस में हमारा वह रहेगा डायलिजर की जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ट्यूबिंग है वो हमारा सरफेस कंटैक्ट, इंट्रिंसिक सरफेस कंटैक्ट रहेगा। और ये वाले जो फैक्टर्स हैं मेनली आगे से आगे चेन रिएक्शन कैरी आउट होती रहती है, और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, और फिर फिब्रिनोजन, फिब्रिन, और फाइनली जो एंड रिजल्ट होता है वो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल आगे की तरफ चलता है। अब कॉमन एंटीकोगुलेंट यूज इन हीमोडायलिसिस, कौन से कॉमन एंटीकोगुलेंट्स हम यूज़ करते हैं हीमोडायलिसिस के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो एंटीकोगुलेंट हम यूज़ करते हैं कॉमनली वो है हमारा हेपरिन। हेपरिन क्या है, एक हाईली चार्ज अनायनिक ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन है, माने कि एक पॉलीसैकेराइड है अनायनिक। इसका सोर्स क्या रहता है, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं हम बोवाइन और पोर्शियन टिश्यूज़। बोवाइन माने कि कैटल और पोर्शियन माने कि पॉर्क जो होता है उसके टिश्यूज से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है इसका, ये बाइंड करता है एंटीथ्रोम्बिन को, एंटीथ्रोम्बिन 3 को, और इनएक्टिवेट कर देता है कोगुलेशन फैक्टर 2 और 10 को। इसका जो हाफ लाइफ रहता है वो 50 to 120 मिनट्स रहता है। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो रेंज करता है फ्रॉम 6000 to 25,000 डाल्टन्स। इस पिक्चर में आप अच्छे से देख सकते हैं कि हेपरिन एक्चुअल में क्या कर रहा है, हेपरिन ने थ्रोम्बिन को बाइंड कर लिया एक हिसाब से, थ्रोम्बिन को पकड़ लिया हेपरिन ने, और फिब्रिन कह रहा है कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम आओ और हम दोनों मिलेंगे तो हम अच्छे से क्लॉट बना पाएंगे। पर फिब्रिन हेल्प मांग रहा है थ्रोम्बिन का, पर थ्रोम्बिन क्या कह रहा है कि आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज आई एम बाइंडेड बाय द हेपरिन। सो एक कार्टूनिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। इस प्रकार से हेपरिन अपना काम करता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हेपरिन के, उसमें उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है प्यूराइटिस। प्यूराइटिस माने कि इचिंग। सेकंड इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया,
ये रेयर है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज बिकॉज ऑफ द रेगुलर कंटैक्ट विद द हेपरिन और हेपरिन एडमिनिस्ट्रेशन। ये रेयर रहता है हेमोडायलिसिस पेशेंट्स के अंदर। थर्ड रहता है हाइपरलिपिडीमिया। पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि फैट कंटेंट धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, जनरली हाइपर ट्राइग्लिसरीपीडीमिया ये देखने को मिलता है। फोर्थ वन इज ऑस्टियोपोरोसिस, फिफ्थ इज हेयर लॉस एंड सिक्स्थ इज एलर्जी जो कि रेयर है। देन मूविंग टू द इंडिकेशन ऑफ हेपरिन, या क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं हेपरिन फ्री डायलिसिस पेशेंट्स को देने के लिए। तो सबसे पहला या सबसे मेजर जो होता है इंडिकेशन वो होता है अगर पेशेंट यूरिमिक पैराकार्डाइटिस का है तो उस केस में फिर अगर हम हेपरिन देंगे पेशेंट को तो क्या रहेगा कि ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, तो उस केस में हम अवॉइड करते हैं। अगर कोई पेशेंट रिसेंट सर्जरी या कोई ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहा है उस केस के अंदर भी फिर हम हेपरिन अवॉइड करते हैं। सर्जरीज़ में वेस्कुलर या कार्डिक सर्जरी हो सकता है, आई सर्जरी हो सकता है, रीनल ट्रांसप्लांट, ब्रेन सर्जरी और पैराथायरॉयड सर्जरी कुछ भी हो सकता है इनमें से। कोगुलोपैथी अगर मान लीजिए पेशेंट को उसका जो कोगुलेशन साइकिल जो हमने पीछे बात की थी उसमें कोई भी फैक्टर में कोई डेफिशिएंसी है या कुछ अच्छे से नहीं काम कर रहा है या अपने आप ही को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, उस केस में फिर कोगुलोपैथी कंसिडर करते हैं। मतलब कोगुलेशन साइकिल में कोई पैथी है माने कि कोई डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, तो उस केस में भी फिर हम हेपरिन फ्री डायलिसिस का इंडिकेशन रखते हैं, मतलब हेपरिन नहीं देंगे डायलिसिस ट्रीटमेंट के दौरान। फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के केस में भी क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है तो हेपरिन ब्लीडिंग चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो उस केस में हेपरिन फ्री। लास्ट इज इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के केसेस में भी हम हेपरिन फ्री डायलिसिस पेशेंट को देते हैं। सेकेंड टाइप, मूविंग टू सेकेंड टाइप, दैट इज़ लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, जिसको बोलते हैं लो मोलिकुलर वेट LMWH। जो पहले हमने नॉर्मल हेपरिन बात की थी उसका दूसरा नाम अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन भी है। अब अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन को जब हमने फ़िल्टर आउट किया तो उसमें से कुछ एक पर्टिकुलर साइज़ मान लीजिए लो मॉलिकुलर वेट के जो हेपरिन था उसको हमने सेपरेट आउट कर लिया, तो वो फिर उसी में से निकल गया और उसको लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन बोलते हैं। इसका मॉलिकुलर वेट उसके कंपेयर में कम है, उसका 4000 से 25000 डाल्टन की एक रेंज थी। यहाँ पे जो मॉलिकुलर वेट हमें मिलेगा वो 4000 से 6000 डाल्टन के बीच में मिलेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, ये इनहिबिट करता है सिर्फ फैक्टर 10A को, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर 10A को ही एक्सक्लूसिवली टारगेट करता है हमारा लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन। डोजेज में अगर लो मॉलिकुलर वेट का एक एग्जांपल लेते हैं, नेक्सापेरिन है, उसका 0.7 से 1 mg/kg ये हम डोज पेशेंट्स को देते हैं। ये 40 mg स्टैट डोज पेशेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं। जो हाफ लाइफ होता है वो टिपिकली 4 to 6 आवर्स रहता है। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो अनफ्रैक्शनेटेड और लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन को, तो जो हाफ लाइफ है वो लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन में ज़्यादा है। एक और जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते, डेमोग्राफिक्स की अगर हम स्टडी करें तो जो हमारा अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन है वो हमारा साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ है उनमें ज़्यादा यूज़ होता है। इवन US में भी हेपरिन का यूज़ होता है, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन का। बट जो मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। ऑब्वियसली ये थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स हैं। जो भी मतलब ड्रॉबैक्स हमें अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन में देखना मिलते थे वो सारे इसके अंदर हट जाते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लो मोलिकुलर वेट हेपरिन ओवर UFH, दैट इज अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट हैज़ फ्यूअर साइड इफेक्ट्स। सो अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स कम है, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ब्लीडिंग रिस्क भी कम रहता है, इसमें कोई डिसलिपिडीमिया नहीं होता, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लिपिड वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, हाइपरकैलीमिया भी इसमें लेस है। अब इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कम है, जब भी हमारा सेल ब्रेक डाउन करता है तो कहीं ना कहीं पोटेशियम रिलीज़ होता है, तो उसके कारण पोटेशियम के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं बढ़ने के। इस केस में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कम है तो फिर हाइपरकैलीमिया के चांसेस भी लेस हो जाते हैं, और लेस हेयर लॉस भी हमें एक एडवांटेज के तौर पे मिलता है लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन के अंदर। अब एक डिफरेंस देखते हैं, जनरली ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है एग्जाम्स के अंदर, हेपरिन और लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन का डिफरेंस बताइए।
तो सबसे पहले तो जो नाम ही है उसके अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे जो साइज़ होगा लो मोलिकुलर वेट का कम होगा, और हाई हेपरिन नॉर्मल जो है उसका लार्जर होगा, मोलिकुलर साइज़ यहाँ पे स्मॉलर होगा। अब ये हेट्रोजेनस मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें छोटे बड़े सभी मॉलिक्यूल्स का एक मिक्सचर रहेगा, बट क्योंकि इसमें हमने स्पेसिफिकली फ़िल्टर आउट कर लिया था एक लो साइज़ के मॉलिक्यूल्स को, तो ये मोर यूनिफॉर्म फ्रैगमेंट्स हमें मिलते हैं इसके अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें क्या है, फैक्टर 10A और फैक्टर 2A जो थ्रोम्बिन होता है उन दोनों पे इफेक्ट करता है, जबकि ये एक्सक्लूसिवली फैक्टर 10A को ही टारगेट करता है। इसका हाफ लाइफ शॉर्टर रहता है, इसका हाफ लाइफ लॉन्गर है। ये मॉनिटर इसको हम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ APTT को मॉनिटर करते हैं हम, उससे फिर हमें हेपरिन का पता लग जाता है। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन में हमें कोई ऐसा मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं रहती, एक यूनिफॉर्म इफेक्ट रहता है इसका, दैट्स वाई। तो ये एक एडवांटेज है। साइड इफेक्ट्स इसमें हायर रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, HIT जिसको बोलते हैं, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा रहते हैं हेपरिन के केस में। ये सारे जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स थे ये हमें लो मोलिकुलर वेट के केस में नहीं देखने को मिलते। तो ये एक जनरल सा डिफरेंस था हेपरिन और लो मोलिकुलर वेट हेपरिन का। नेक्स्ट मूविंग टू रीजनल सिट्रेट एंटीकोगुलेशन, जिसको RCA भी बोलते हैं। रीजनल सिट्रेट एंटीकोगुलेशन एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, एक अल्टरनेट है एंटीकोगुलेशन का। जनरली कॉमनली यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है रिजीम इसका, बट जितने भी आप CRRT वाले केसेस देखेंगे वहाँ पे जो रीजनल सिट्रेट एंटीकोगुलेशन है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है कंपेयर टू हेपरिन या लो मोलिकुलर हेपरिन। अब इसका मैकेनिज्म और एक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम सिट्रेट, क्योंकि रीजनल सिट्रेट एंटीकोगुलेशन है, नाम में ही सिट्रेट है, तो सिट्रेट क्या करता है, सिट्रेट कर लेता है चिलेट, मतलब बाइंड कर लेता है जितने भी कैल्शियम आयंस होते हैं। अब जब कैल्शियम को बाइंड कर लेगा तो कैल्शियम क्या की को फैक्टर होता है कोगुलेशन कैस्केड के अंदर। अगर कैल्शियम मिलेगा नहीं तो फिर कैस्केड आगे जा नहीं पाएगी। तो इस प्रकार से सिट्रेट सारे कैल्शियम को चिलेट कर लेता है और प्रिवेंट कर देता है क्लॉट फॉर्मेशन को एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट के अंदर। पर अब इसमें एक क्या रहता है, सिट्रेट इन्फ्यूज़न कैसे करते हैं हम। तो जो आर्टीरियल लिम्ब होती है हमारे डायलाइजर की, आर्टीरियल वाली जो साइड होती है ट्यूबिंग की, ये देखिए, इसके अंदर हम इन्फ्यूज़ करते हैं सिट्रेट को धीरे धीरे आर्टीरियल वाली साइड पे, और इसके हेल्प से फिर जो प्लाज्मा में जो कैल्शियम होता है, जो हमारा ब्लड आ रहा है उसमें जो कैल्शियम है उसको हम चिलेट कर लेते हैं। अब जो डायलिसिट जनरली हम RCA के एंटीकोगुलेशन के तब जब यूज़ करते हैं तो वो हम कैल्शियम फ्री डायलिसिट यूज़ करते हैं। इसमें अब जब सारा का सारा कैल्शियम अगर हमने चिलेट कर लिया तो कहीं ना कहीं पेशेंट में रिस्क रहता है कि वो कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाए। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा वीनस लाइन होता है उसमें हम कैल्शियम क्लोराइड 5% सॉल्यूशन 0.5 ml पर मिनट की स्पीड से प्रोवाइड करते रहते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम लेवल्स, और या कह सकते हैं मेंटेन करने के लिए नॉर्मल कैल्शियम लेवल्स। सिट्रेट इज मेटाबोलाइज इनटू बाइकार्बोनेट इन द लीवर। तो सिट्रेट क्या होता है, डायरेक्टली बाइकार्बोनेट में मेटाबोलाइज हो जाता है लीवर में, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और दैट्स वाई इट इज़ मोर बेनिफिशियल। अब इसका जो डोजेज रहता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन दिया जाता है 102 मिलीमोल पर लीटर के इन्फ्यूज़ किया जाता है आर्टीरियल लिम्ब के अंदर। कैल्शियम क्लोराइड इन्फ्यूज़न भी दिया जाता है 5% सॉल्यूशन ऑफ 0.5 ml पर मिनट वीनस लाइन के अंदर। तो ये हमारा रीजनल सिट्रेट कोगुलेशन हो गया। अब इसके क्या एडवांटेजेस रहते हैं अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन पे। तो इसका नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्लेटलेट्स। अब ये कोई प्लेटलेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता। अब हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन में ये जो रिस्क रहता था वो हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ कैल्शियम को चिलेट कर रहा है, तो प्लेटलेट्स से इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्लेटलेट्स, दैट्स वाई इट्स प्रिवेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। लेस मॉनिटरिंग है रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन मार्कर्स सच एज PTT और ACT। PTT लेवल्स और ACT लेवल्स हमें बार बार चेक नहीं करने पड़ते, तो मॉनिटरिंग भी लेस रिक्वायर्ड है इसमें। और लेस रिस्क ऑफ सिस्टमिक एंटीकोगुलेशन। पेशेंट की बॉडी में जाके एंटीकोगुलेशन मतलब ऐसा कुछ रहता नहीं है, सिस्टमिक ट्रांसफ़र नहीं होता पेशेंट की बॉडी के अंदर, तो वहाँ भी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं डालता, तो इसलिए ये लेस रिस्क रहता है इसमें सिस्टमिक एंटीकोगुलेशन का। साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते। तो दिस वाज ऑल अबाउट रीजनल सिट्रेट एंटीकोगुलेशन। नाउ मूविंग टू डायरेक्ट थ्रोम्बिंग इनहिबिटर्स, जिनको DTI भी बोलते हैं। DTI क्या होता है, DTI प्रिवेंट करता है थ्रोम्बिन जनरेशन बाय बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल्स। तो DTI थ्रोम्बिन जनरेशन को प्रिवेंट करता है, क्या करता है, थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल पे जाके बाइंड कर जाता है
अब थ्रोम्बिन को इसने पहले ही बाइंड कर लिया, जैसे कि हमने हेपरिन वाली इमेज में भी देखा था कि थ्रोम्बिन का मॉलिक्यूल था, उसको हेपरिन ने पकड़ लिया था। तो वो ये भी सेम DTI भी उसी मैकेनिज्म पे काम करता है, ये थ्रोम्बिन पे जाके अटैच कर जाता है, उसके बाद वहाँ से साइकिल जो कैस्केड होती है, कोगुलेशन कैस्केड, उसको आगे जाने नहीं देता। अब DTI के मेजरली 2 एग्जांपल्स हैं जो कॉमनली यूज़ होती है, वो है रिकॉम्बिनेंट हीरोडिन, आजकल नहीं यूज़ होती, पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करती थी। नेचुरल डेरिवेटिव था सलाइवा ऑफ हिरिडुओ मेडिसिनलिस, जो लीचीज़ होती हैं उनके थ्रू वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते थे। हाफ लाइफ जो होती है इसकी वो काफ़ी कम होती है। और बस यही है। इसके बाद है एर्गेटोबैन। एर्गेटोबैन एक सेकंड एग्जांपल है DTI की। सिंथेटिक डेरिवेटिव है ये L-आर्जिनिन का, मेटाबलाइज हो जाता है ये लीवर के अंदर हमारे। तो दीज आर द 2 अदर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स एंड देयर मैकेनिज्म, their working function is almost similar to that of heparin, but in case of heparin where we have the patient with HIT, we can use these both recombinant hirodin or agatovan because they are commonly used in those cases. Now moving to the last, that is heparinoids or danaproid या fondaparinux। ये heparinoids के 2-3 एग्जांपल्स हैं। हेपरिन जैसे 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं, हेपरिन नहीं अनफ्रैक्शनेटेड, वहीं से डिराइव हुए हैं बट वो नहीं है। हेपरिनॉइड्स आर ग्लूकोसामाइनोग्लाइकेन डिराइव फ्रॉम हेपरिन, कंपोज ऑफ हेपरिन सल्फेट, डर्मेटाइन सल्फेट एंड कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। एंटीकोगुलेशन मेनली वाया फैक्टर 10A इनहिबिशन। फंक्शन का सॉर्ट ऑफ सिमिलर है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जैसा ही, वो भी फैक्टर 10A को ही इनहिबिट कर रहे थे, ये भी फैक्टर 10A को। इनको मॉनिटर APTT नॉट यूजफुल, एंटी फैक्टर 10A एक्टिविटी मस्ट बी मेजर्ड। इनका कोई एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। फिर ऑप्शन आता है फोंडापेरिनॉक्स का, ये पेंटासेक्राइड है, 5 सेक्राइड्स का जो मेल होता है उसका पेंटासेक्राइड बोलते हैं। दैट बाइंड्स टू एंटी थ्रोम्बिन फॉर इनडायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिशन। सेम थ्रोम्बिन पे बाइंड करते हैं। नॉट अप्रूव्ड फॉर हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट, इतना कोई ज़्यादा अभी यूज़ नहीं हुआ इसका एक्सेसिव लेवल पे, या अभी उतना एक्सटेंसिव यूज़ नहीं किया फोंडापेरिनॉक्स का, बट ये उन केसेस में दिए जाती है जिन केसेस में अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन वर्जित है देनी, या मतलब मना किया, रिस्ट्रिक्टेड होती है। प्रोलॉन्ग्ड हाफ लाइफ इन एंड स्टेज रीनल डिजीज, रिस्क ऑफ इंटरडायलिटिक एंटीकोगुलेशन, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटीकोगुलेशन। नाउ दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा इंट्रिंसिक पाथवे आ रहा है, ये हमारा एक्सटेंसिव पाथवे आ रहा है। जनरली जितने भी हमारे एंटीकोगुलेशन है उनका बता रखा है कौन कहाँ एक्ट करता है। तो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन की बात करें तो ये फैक्टर 10A पे, हेपरिनॉइड आर आल्सो टारगेटिंग फैक्टर 10A। अब बात करें अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की, तो वो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन फैक्टर 10A को भी और थ्रोम्बिन जो फैक्टर 2A है इन दोनों पे एक्ट करता है। जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स होते हैं वो सिर्फ फैक्टर 2A जो है उस पर ही टारगेट रखते हैं। और सिट्रेट एंटीकोगुलेशन जो RC हमने पढ़ा था वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन पे जो आकर लगने वाला जो कैल्शियम होता है ये उसी को पहले ही चिलेट कर लेता है, तो इस प्रकार से ये कोगुलेशन साइकिल को रोकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है सभी जितने भी हमने बात किए अल्टरनेटिव एंटीकोगुलेशंस उनके बारे में, कौन कहाँ ऐसे एक्ट करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।